हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके लिए बहुत ही बढ़िया पीएलए पेपर लेके आए। यहाँ से पेपर एकदम फंसेंगे चपुआ वाला है। फुल पेपर सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ। जी हाँ, ये डेमो एकदम बनाया हूँ भाई साहब। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हु बहू रहेगा। थोड़ा सा वहाँ पर पेपर कोड सारी चीजें बदले रहेंगे। इस प्रकार से आपका पेपर कोड नहीं रहेगा, ये एक बात ध्यान देना। लेकिन सेम टू सेम पूरा पूरा पैटर्न रहेगा। फुल पेपर सोल्यूशन। आप लोग जीवन परिचय, आप लोगों के लिए निबंध, आप लोगों को पत्र लेखन, रस छंद अलंकार, आपका संस्कृत का हो गया, गद्यांश पद्यांश, बहुविकल्पी हो गया, ध्रुव यानी बहादुर कहानी, ठीक है ना, सब लेके आया हूं यार। खंड काव्य, हर एक चीज मैं लेके आया हूं। पूरा पूरा सोल्यूशन है भाई साहब। एकदम शांति से बैठ जाइए, आराम से पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल चैनल को यार सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को यार मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्यों यार नहीं कर रहे यार। प्लीज सपोर्ट करो यार, अपने इस भाई को सपोर्ट करो, एसकेएम स्टडी को सपोर्ट करो यार। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा चल रहा है तो चैनल को यार तो सब्सक्राइब करना बनता है ना। तो मुझे पता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लेकिन अगर कोई बात नहीं, अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मुझे पता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि अभी आपका पूरा पूरा पेपर बचा हुआ है। और ये सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी मैं ढेर सारा वीडियो देने वाला हूँ। सुबह तक आपको एक एक से वीडियो मैं लेके आऊंगा, टेंशन मत लेना। 12 बजे तक मैं वीडियो पूरा रिलीज करूंगा। 12 बजे मॉर्निंग तक आपको वीडियोस मिलने वाली, परेशान मत होइए, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे आपको नाम भरना रहेगा। नाम जो भी रहेगा, मान लीजिए मेरा नाम क्या है, एसकेएम स्टडी शिवम मिश्रा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एसकेएम स्टडी शिवम मिश्रा। यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना रहेगा। यहाँ पे आपके जितने पृष्ठ रहेंगे दिया रहेगा। ये आपका पेपर कोड रहेगा, इस तरह से रहेगा, ये नहीं है, इस तरह से आपका पेपर कोड रहने वाला है पेपर में, ठीक है ना। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे, तो टाइम 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। और जो पूर्णांक रहेगा भाई साहब 100 नंबर का क्या रहने वाला, पूर्णांक रहने वाला है। परेशान मत होइएगा, 100 नंबर रहेगा, आराम से करिएगा, ठीक है ना। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। जी हाँ, आराम से आप 15 मिनट तक क्या करिएगा, आराम से 15 मिनट तक प्रश्न पत्र को पढ़िएगा यार, मजे से बैठ के शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में रहेंगे। एक खंड क रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, खंड ख रहेगा। कितने खंडों में रहेंगे, 2 खंडों में, खंड क और खंड ख, 2 खंडों में रहने वाला। तो यहाँ पे हम लोग खंड क को पूरा पूरा सॉल्व करेंगे और खंड ख को पूरा पूरा सॉल्व करने पर वाले हैं। बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी, कहीं से भी किसी प्रकार से भी आपको परेशानी नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बहुविकल्पी, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, आपको बताना है ये। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा के लेखक हैं, यह एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और यह क्या है, यह एक उपन्यास है। इस चीज को याद रखिएगा, यह क्या है, यह एक उपन्यास है। अब यहाँ पे और चीज समझ लेंगे। पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख इत्यादि भी इनके उपन्यास हैं। और उपन्यास के नाम याद कर लीजिए, कौन सा है, पुनर्नवा, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा इत्यादि इनकी क्या है, उपन्यास है। उसके बाद यहाँ पे है शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक है। जो शिक्षा का उद्देश्य है, इस निबंध के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश या राय कृष्णदास। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है, निबंध के लेखक है वो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी। डॉक्टर संपूर्णानंद जी क्या है, यह शिक्षा के उद्देश्य के निबंध के लेखक है। शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। उसके बाद है यहाँ पे ग है कवि वचन सुधा, पत्रिका के संपादक रहे हैं। जो कवि वचन सुधा है, इस पत्रिका के संपादक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल 1 शॉर्ट वीडियो यार, 1 शॉर्ट वीडियो, मैराथन क्लास, पूरा पेपर खत्म, एक वीडियो में खत्म, एक वीडियो पढ़ के जाइए, काम खत्म, ठीक है ना। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक कौन है, तो इसके संपादक कौन है, वो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उसके बाद है चंद्रगुप्त, नाटक के लेखक कौन है भाई साहब, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चंद्रगुप्त नाटक के जो लेखक हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कौन है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है, आपको बताना है, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल सदल मिश्र। इंशाल्लाह यार छापने वाला क्वेश्चन एग्जामिनर चाचा यहीं से देगा, छाप लो एकदम। रानी केतकी कहानी लेखक कौन है, रानी केतकी कहानी के लेखक है इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां कौन है, रानी केतकी के कहानी के लेखक है। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है, इंशाअल्लाह खां। भाई साहब एकदम छापने वाला क्वेश्चन, यहाँ से एकदम प्रश्न फंसेंगे।
छाप लीजिए, कोई दिक्कत आ रही बिल्कुल आप लोग कमेंट कर देंगे, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं करना है हम, और मैं आपको परेशान करने वाला हूँ, सब एकदम हाइड कर देने। केवल हम लोग देखेंगे क्या, पूरा का पूरा हम लोग पेपर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले? पेपर देखने वाले। चलिए ठीक है, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। क्या यहाँ पे विनय पत्रिका के रचनाकार है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास भाई साहब है, कबीरदास है, सूरदास है, या फिर जायसी हैं? तो विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम लिखना है। तो विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं, विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी जो हैं यह हैं विनय पत्रिका के रचनाकार। कौन है? तुलसीदास जी हैं, याद रखना। अगला यहाँ पे ख वाला, कामायनी किस युग की रचना है? छापने वाला क्वेश्चन एकदम छाप डालिए, छापने वाला क्वेश्चन है, एकदम आपको छाप डालना है, जाके आग लगा देना है पेपर में, एकदम बता देना है कि हाँ मैं पूरा का पूरा करके आया हूँ सर, एक भी छूटा नहीं, एक भी आपका छूटा नहीं है, ठीक है ना, एक भी छूटा नहीं है, कहीं से भी छूटा नहीं, पूरा पूरा भाई साहब इसमें मैंने बताया, एक एक क्वेश्चन को मैंने इसमें अटेम्प्ट करवाया है। कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, छायावाद उत्तर युग की, छायावादी युग की, या भारतेंदु युग की? तो कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी है छायावादी युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावादी युग की रचना है। छापने वाला क्वेश्चन एकदम रट डालिए, छापने वाला क्वेश्चन एकदम आप लोग को रट डालना है, छापने वाला क्वेश्चन एकदम क्या डालना है आपको? रट डालना है। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। भाई साहब ग यहाँ पे छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। छायावाद उत्तर काल के कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, या शिव मंगल सिंह सुमन? तो छायावाद उत्तर जो काल के कवि हैं वो है आपके शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन कौन है? छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, एकदम छापने वाला है कि शिव मंगल सुमन सिंह कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, छायावाद उत्तर काल के कवि है, नोट कर लीजिए। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? एकदम छापने वाला क्वेश्चन ला डालो, छापिए एकदम। मैं बैठा हूँ आपके सामने, परेशान मत होइए, मैं बैठा हूँ ना, आप लोग परेशान नहीं होना, एकदम छाप कर आइएगा कल। हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, या फिर आधुनिक काल? तो हिंदी काल, जो हिंदी साहित्य में रीत काल हो उसको श्रृंगार काल कहा जाता है। श्रृंगार काल किसको कहा जाता है? श्रृंगार काल इसको कहा जाता है जो कि आपका रीति काल है। रीति काल को क्या बोला जाता है? श्रृंगार काल कहा जाता है। श्रृंगार काल किसको कहा जाता है? रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। एकदम छापने वाला क्वेश्चन है, आप लोग छाप डालिए, छाप डालिए। अब देखिए रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा था? रीति काल को जो श्रृंगार काल किसने कहा था, आप लोग छाप लीजिए, वो कहा था, किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये क्या बोले थे भाई साहब? जो रीति काल है इसको श्रृंगार काल का नाम दिए थे। मोहन राकेश रचनाकार है, जो मोहन राकेश है यह रचनाकार है। मोहन राकेश किसके रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, या फिर शुक्लोत्तर युग के? तो आपको बताना है मोहन राकेश किस युग के रचनाकार है। तो मोहन राकेश शुक्लोत्तर युग के रचनाकार है। तो यहाँ पे आपका 10 अंकों का बहुविकल्पी खत्म होता है, एकदम ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, छापने वाला क्वेश्चन है, और आप लोग छाप डालेंगे, मुझे पता है कि आप लोग छाप डालेंगे। भाई साहब छाप के जाइएगा पेपर में, यार क्या परेशान है आप लोग, मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हैं। तो आप लोग को परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशानी चीजों का हल नहीं होता, परेशानी चीजों का हल नहीं होता। अपने आप को हाइड करके फिर बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे दिखे। चलिए नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपका गद्यांश है। क्या है आपका? गद्यांश है यहाँ पे। अभी ये जो गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 अंक एग्जाम में चाचा देगा आपको, 10 अंक। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, बिना आपको पेपर और पेन उठाए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये चीज देखिएगा, ये आप देखिए यहाँ पे क्या है? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं, और उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं
तब प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे अनमोल हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप इसको पढ़ लिए, यहाँ तक आप इसको क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं। अब पढ़ने के बाद इसका एक एक करके आंसर देंगे। देखिए कैसे देंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं, अमूल्य निधियां कहाँ भरी। तो सबसे पहले ढूंढना है अमूल्य निधियां कहाँ पे है, तो यहाँ पे है अमूल्य निधियां, यहाँ पे है। अब कहाँ भरी है, तो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं, जो धरती माता की कोख है उसमें क्या भरी हुई लाडलो, अमूल्य निधियां भरी हुई है। यही है ना, यही है खासियत यस के मिस्ट्री की। आपको यूनिक समझाएगा बंदा, यूनिक समझाऊंगा और ऐसे क्वेश्चन एकदम चपुआ वाला दूंगा ना, जाके छाप कराएंगे कल 2 बजे, परेशान मत होइए, ठीक ना। एकदम समझ के चलेंगे हम लोग, एकदम समझ के चलेंगे। फिर यहाँ पे पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं, तैयार कर लीजिए, बार बार रिपीटेड के क्वेश्चन है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है इसी कारण वसुंधरा कहलाती है। यहीं से आपके 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं। नीचे चले आइए, यहाँ पे है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। अब जहां पे सजाया है वो ढूंढिए, अब जहां पर सजाया है वो ढूंढना है आपको। तो नीचे आप आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे करोड़ों धातु गर्भ प्रश्न मिला है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पृथ्वी की देह को सजाया है, किसने सजाया है आपको ये बताना है, किसने सजाया है आपको ये बताना है, ठीक ना। यहाँ पे बताना है किसने सजाया है। तो नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाली नदियों और साथ ही नदियों के साथ बहाकर लाने वाली उपजाऊ मिट्टी और धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष, ये सभी वस्तुएं धरती को सजाया या फिर संवारा है। अब एक एक करके देखिए, आपको समझाना था, मैं समझा दिया कि किस प्रकार से आपको उत्तर ढूंढना है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके यहाँ पे आंसर ढूंढना शुरू करते हैं। एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, आंसर ढूंढना शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग देखेंगे। परेशान मत होइएगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको दूंगा, परेशान मत होइएगा। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको दूंगा और ऐसे क्वेश्चन मैं दूंगा जो कि आपके बोर्ड में आएंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं, लेखक के अनुसार हमारी धरती माता के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी हैं। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने अंदर धारण की हुई है। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका क्या हो जाएगा, अब रेखांकित अंश कहाँ पे है, रेखांकित अंश कहाँ पे है। एक और यहाँ पे तीसरा वाला, पृथ्वी की देह को किसने सजाया, तीसरा वाला, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाली नदियां और साथ ही साथ नदियों के साथ बहा कर लाने वाली उपजाऊ मिट्टी, धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष, ये सभी वस्तुएं धरती को सजाया संवारा है। धरती को क्या किया, सजाया और संवारा है। क्लियर है। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या, कहाँ से कहाँ तक रेखांकित है। भाई साहब पहले आप उसको देख लीजिए कि रेखांकित कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक आपको सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पे, उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तो उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं, वे अनमोल हो जाते हैं। अब यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको पूरा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। आप उसको भी छाप देंगे तब भी आपको एग्जामिनर 1 अंक देगा। आप एक काम करिएगा, उसी चीज को आपको क्या करना है, बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। उसी चीज को क्या करना है, बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। यहाँ पे क्या लिख देना है, लेखक कहते हैं कि जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर काट कर उनमें विभिन्न प्रकार की उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं तो उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा गढ़ता है। इस सौंदर्य के कारण वह अनगढ़ पत्थर बहुमूल्य बन जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, ये पूछा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोगों को क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा लिखित है। डॉक्टर वासुदेव द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप नामक निबंध से क्या है, उद्धृत है। याद रखना, ये जो पद्यांश है, यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है लाडलो, यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है। एकदम छापने वाला क्वेश्चन है, जाके पेपर में आप लोग छाप दीजिएगा। बिल्कुल छापने वाला क्वेश्चन, एकदम जाके छाप दीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न बहुत फंसेंगे आप लोग। जो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले, आप केवल 6 वीडियो एकदम पढ़ के चले जाइए, काम खत्म।
6 वीडियो पढ़ के चले जाइए, यहाँ से आपके पेपर में फंस जाएंगे। पिछले 6 वीडियो आप पढ़ के चले जाइए, हमारे 1 घंटे वाले 100% बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न फंसेंगे, पूरा आप सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि पिछले साल के प्रश्न ही पेपर में पूछे जाते हैं, और जो पिछले साल के प्रश्न पूछे जाते हैं और वही मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रस्तुत पद्यांश वासुदेव अग्रवाल द्वारा राष्ट्र के स्वरूप से क्या है, उद्घृत है। उसके बाद आपका क्या आएगा, पद्यांश आएगा लाडलो, क्या आएगा भाई साहब, पद्यांश आएगा एकदम। 16 फरवरी कल आपको छाप देना है, 16 फरवरी कल आपको छाप देना है, एकदम शांति बना के एकदम आपको पढ़ना है क्या यहाँ पे आपके पद्यांश। नीले फूले कमल दल सी ज्ञात की सामलता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलग मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सहस्त्रों में नवल तन की फूटती सी है प्रभा है, सांचे ढाला सकल है वह दिव्य सौंदर्यशाली, तत्पुरुषों की सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधों वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलम कर शक्ति की पेटिका है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका क्या है, पद्यांश है। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, यह आपका पूरा लाडलो पद्यांश है। एकदम छापने वाला क्वेश्चन है, छाप दीजिएगा, एकदम छापने वाला क्वेश्चन छाप देंगे। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि राधा पवन से कृष्ण को पहचानने के लिए क्या उपाय बताती है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राधा पवन से कहती है, हे पवन कृष्ण सावले रंग के हैं, वे अपनी कमर पर पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं, उनके माथे पर लटकती बालों की लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है, ये सभी गुण आपको कृष्ण की ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अलग और सकल शब्द का अर्थ लिखिए। अलग और सकल शब्द का यहाँ पे आपको अर्थ बताना है, तो आप लिख सकते हैं अलग का जो अर्थ होता है वह होता है आपका निराकार। अलग का क्या अर्थ होता है आपका, निराकार होता है। क्या होता है, निराकार होता है। और सकल का मतलब क्या होता है, सकल मतलब लिख लीजिए, सकल मतलब होता है कुल। क्या होता है आपका, कुल होता है। सकल मतलब क्या होता है, कुल होता है। करसी, कमल करसी में कौन सा अलंकार है, कमल करसी में कौन सा अलंकार है, तो कमल पर यहाँ पे एक सेकंड ऊपर की ओर क्या है, यहाँ पे, यहाँ कलम करसी में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कलम। क्या लिखना है, कलम। करसी में उपमा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है ना। अलग का अर्थ निराकार और सकल का अर्थ समस्त और कुल सी है। समझ में आ रहा है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां से कहां तक रेखांकित अंश है, यहाँ पर है आपका रेखांकित अंश। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झांकी, यहाँ पे ए, यहाँ पे दोनों कंधे वृषभ वर्ष हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की है पेटिका है, ठीक है ना। ये रहा आपका। इसका आपको हिंदी क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग हिंदी। राधिका कहती है, हे पवन कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं, उनकी दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान सख्त की पिटारी हैं। हाथी के सूंड के समान क्या है, सख्त की पिटारी हैं। उसके बाद पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा पवन दूतिका से लिया गया है। हरिऔध द्वारा कहां से लिया गया, पवन दूतिका से लिया गया है। मैराथन क्लास है यार, सभी के साथ शेयर कर दीजिए। इसमें हर एक टॉपिक को मैं सॉल्व करा रहा हूं। ऐसा आपको वीडियो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, इसकी 100% मैं गारंटी दे रहा हूं। वो 4 क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको दे देंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको थमाऊंगा ना, आग लगाओगे जाके, एकदम आग लगाओगे भाई साहब। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, परेशान मत होइए। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। आप 80 शब्दों में लिखना रहेगा। 5 अंक एग्जामिनर चाचा आपको देगा। कितना अंक देगा एग्जामिनर चाचा, 5 अंक एग्जामिनर चाचा देगा। अब निबंध कौन कौन, यहाँ पे सॉरी, जीवन परिचय कौन कौन से है, साहित्यिक परिचय कृतियां आपको देना है लेखक का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे आपको देना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या देना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसमें क्या लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदनुसार 19 अगस्त
1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्री ज्योतिषमती था। इनके पिता उच्च कोट के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बसरिया के मिडिल स्कूल से मिडिल पास किया और वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के पद पर रहे। वर्ष 1950 में काशी हिंद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बन सके और सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और 19 मई सन 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परलोकीवासी हो गए। परलोकवासी मतलब इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे निबंध संग्रह, उपन्यास इत्यादि हैं। निबंध संग्रह में कौन कौन से? अशोक का फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह और कुटज है, यहाँ पे कुटज है इत्यादि निबंध संग्रह है। उपन्यास कौन कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नरवा, अनाम दास का पोथा, क्या? अनाम दास का पोथा इत्यादि जो है यह डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है भाई साहब? निबंध संग्रह है। नोट कर लीजिए। साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आएगा। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? लिख दीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृत में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महानिबंधकार थे। हिंदी और संस्कृत साहित्य का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था। कबीर, सूर तथा तुलसी आदि भक्त कवियों का गंभीर गवेषणा की और उनके धर्मों तथा मंतारों के साहित्य का आपने गंभीर मनन और चिंतन भी किया। इसके बाद आपका क्या आएगा? कवि का आएगा। कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना रहेगा भाई साहब। 80 शब्द सीमा में लिखना है। एग्जामिनर चाचा आपको आराम से 5 अंक थमाएगा। आराम से यार छाप दीजिए 5 अंक। मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैथिली शरणगुप्त। किसका देखने वाले हैं इस वीडियो में? मैथिली शरणगुप्त का देखने वाले हैं। किसका देखेंगे? मैथिली शरणगुप्त का देखेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ राम शरणगुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई और घर से ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में गुप्त जी का क्या हो गया? देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय क्या लिखेंगे? 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नामक से कविता रचना आरंभ किया और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग के बाद जयद्रथ वध व्रंजांगना का अनुवाद भी किया। इनकी प्रमुख कृतियां भाई साहब कौन कौन सी है? साकेत है, यशोधरा, ये सब महाकाव्य हैं। खंड काव्य जैसे ये सब कृतियां ही हैं। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहस, अंजलि और अर्ध, अजीत, अर्जन और विसर्जन, पृथ्वी पुत्र, शकुंतला, विश्ववेदना, दियोदास और काबा और करबला, भूमि भाग इत्यादि इनके खंड काव्य हैं। नाटक कौन कौन से हैं? रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी और वैतालिक, हिंदू चंद्रहास और इत्यादि इनकी क्या है? नाटक है। और अनुदित रचनाएं जैसे प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार इत्यादि। अब आपका जो छठा प्रश्न रहेगा भाई साहब, ये भी आपका 5 अंकों का रहेगा। एग्जामिनर चाचा देगा आपको छापने के लिए, छापिएगा जाके। मैं बोला था ना कि आप फुल पेपर सोल्यूशन लेकर आऊंगा बोर्ड से पहले। मैराथन क्लास चलाएंगे। मैं माँ नहीं सोऊंगा लेकिन चलेगा, लेकिन आपको नहीं सोने दूंगा। आप भाई साहब पेपर की बस तैयारी में जुट जाइए। आप भाई साहब बस पेपर की तैयारी में जुट जाइए और आपको कुछ भी करने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन सारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्या के लिए आप परेशान हैं? बहुत आप परेशान हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए यार, परेशान मत होइए। एक दिन आपका बचा हुआ है पेपर, एक दिन है। जितना मैं वीडियो दे रहा हूँ आप देख लीजिएगा। बस 4 प्रश्न कोई लाएगा दे देगा भाई साहब। एकदम वायरल क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन छाप दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं दूंगा ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। आप जाके ढूंढ लीजिए फिर आइएगा।
आप जाके पहले ढूंढ लीजिए, फिर आइए बताइएगा कि हाँ सर, जी सर मिला ही नहीं, पूरे यूट्यूब पे मिला ही नहीं। इसीलिए कहते हैं चैनल को यार सब्सक्राइब ठोको, चैनल को सब्सक्राइब ठोको। टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर का, और कल सुबह तक 5 लाख सब्सक्राइबर आप लोग, मुझे आशा करते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग 5 लाख सब्सक्राइबर सुबह तक करवा देंगे आप लोग। छठा प्रश्न है, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो लाठी सिलेबस में नहीं है, बहादुर भाई साहब है, बहादुर को खत्म करते हैं, बहादुर भाई साहब है, बहादुर को खत्म करते हैं। क्या है यहाँ पे, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी बहादुर एक आत्मकथात्मक है, जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। इसमें समाज में उच्च वर्गीय परिवार का निम्न वर्ग के लोगों के प्रति ऊंच नीच के भेद के कारण उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। आधुनिक समाज में झूठे प्रदर्शन और दिखावे के शान शौकत में विश्वास करता है, परंतु एक निम्न और गरीब परिवार का विश्वास नहीं करता। लेखक ने निम्न वर्ग के वास्तविकता का परिचय दिया है और उसके प्रति सहानुभूति प्रस्तुत किया है। फिर क्या लिखेंगे, बहादुर स्नेह और मानवीय अनुभूति का भूखा है, उसमें सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मालिक और परिवार के सभी सदस्य द्वारा तिरस्कार किए जाने और विश्वास न करने पर जब वह घर छोड़कर चला जाता है, कौन, बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, तो वे सभी अपनी भूल स्वीकार करते हैं और अपने किए पर पश्चाताप करते हैं। लेखक का उद्देश्य अमीर और गरीब वर्ग के भेद को मिटाना है, जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकता है। उसके बाद आएगा भाई साहब का स्वपठित खंड काव्य। अरे यार पढ़ाई दिए, स्वपठित खंड काव्य कितनी बार पढ़ाए, जाइए प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए, आपके जिले के अनुसार पढ़ा दिए खंड काव्य। अब आपको कितनी बार खंड काव्य पढ़ाएं आप ही बता दीजिए, आपको कितनी बार खंड काव्य चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी डिमांड हो रही तो मैं फिर से खंड काव्य आपको पढ़ा दूंगा। मेरा तो काम ही है पढ़ाना, और मैं तो पढ़ा ही दूंगा भाई साहब, मैं बैठा ही हूँ आपके लिए पढ़ाने के लिए। आगे परेशान हो रहे हैं, आइए एकदम मैराथन क्लास है, एकदम मैराथन क्लास है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग खंड क शुरू करेंगे, खंड ख को खत्म करेंगे। 50 अंकों का खंड ख है, कितने अंकों का है, 50 अंकों का खंड का, एकदम छापने वाला क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, छाप डालिए। अब ये संस्कृत के क्या है, गद्यांश है, रट डालिए, 7 नंबर का गद्यांश है, और ये आपका क्या है, संस्कृत का गद्यांश है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि से लेकर कहाँ तक है, श्रेष्ठा चास्ती तक है। अब इसका सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना रहेगा, फिर आपको प्रसंग, फिर अनुवाद करना रहेगा। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत पद गद्यांश पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। इसका संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से क्या है, अवतरित है। इसका क्या हो जाएगा संदर्भ। प्रसंग क्या लिखेंगे, गद्यावतरण में संस्कृत भाषा के महत्व को प्रदर्शित करते हुए स्पष्ट किया जा रहा है कि यह एक ऐसी भाषा है जो भारतीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अनुवाद क्या लिखेंगे इसका अनुवाद क्या लिखेंगे, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और कवि कुल गुरु कालिदास तथा भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने रत्न रूपी ग्रंथों के माध्यम से आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं, अर्थात बसते हैं। यह भाषा हम सभी के लिए माता के समान सम्माननीय तथा वंदनीय है, जिससे भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता तथा संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। अब नीचे चले आएंगे, आपका श्लोक है। श्लोक यहाँ पे भाई साहब ये दिए गए पद्यांश यानी कि श्लोक का आपको ससंदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद करना रहेगा। 7 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर श्लोक है। क्या यहाँ पे, न चौरहार्य न च राजहार्य न भ्रांत भाज्य न च भारकारी, ठीक ना, और वैवेक कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो इसका क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको करना है इस श्लोक का संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका की सुभाष रत्नानी पाठ से अवतरित है। कहाँ से है, सुभाष रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, श्लोक में
विद्या रूपी धन को सभी धनों का श्रेष्ठ बताया गया है प्रसंग में। और अनुवाद में क्या लिखेंगे, हिंदी अनुवाद में, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो चोर इसे चुरा सकता है, न ही राजा इसे छीन सकता है, और न ही भाई इसे बांट सकता है, न ही बोझ बनता है, और इसके नित्य व्यय करने पर भी निरंतर वृद्धि होती रहती है। अब ये तो हो गया। अब आ जाए भाई साहब मुहावरे। मुहावरे लोकोक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इंपॉर्टेंट वाला है, एकदम छापने वाला है। जाइएगा 16 फरवरी को आप छापिएगा, कल दोपहर 2 बजे आएंगे, पूरा पूरा यहाँ से आएगा, आप देख लीजिएगा। कहेंगे गुरुदेव आप जो पढ़ा दिए थे वही आया था। बिल्कुल आएगा यार, क्यों नहीं आएगा, जो आपके सिलेबस में है पेपर में वही तो आएगा ना, कि उससे बाहर आएगा। एग्जामिनर चाचा उससे बाहर थोड़ी नहीं देगा, उसी में से देगा। यहाँ बताने मुहावरे और लोकोक्तियां। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना अर्थात क्या हो जाएगा, अपना काम निकलवाना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना काम निकलवाना। एक काम करते मैं अपने आप को हाइड कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। अब सही है, अपना काम निकलवाना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी हानि पहुंचाते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवाना। अगला है ईद का चांद होना। देखिए यहाँ पे इसमें है, यहाँ पे तो आप लोग को जरूर नहीं ऊपर पढ़ने के लिए। ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, जब से रमेश की शहर में नौकरी लगी है तब से वो ईद का चांद हो गया, अब तो वो दिखाई नहीं देता। फिर यहाँ पे आम के आम गुठोलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठोलियों के दाम अर्थात दोहरा लाभ होना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, पुरानी पुस्तकें पढ़कर रामू ने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली और उसके बाद पुस्तकें आधे दामों पर बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम गुठोलियों के दाम। इसे क्या कहते हैं, आम के आम गुठोलियों के दाम। फिर यहाँ पे चौथा है चोरी की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थात दोषी का व्यवहार ही दोष प्रकट करता है। जो दोषी का व्यवहार होता है वही क्या करता है, दोष को प्रकट करता है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, जब चोरी की घटना के लिए अपराधी की शिनाख्त हो रही थी तो अभियुक्त राजेश बिना पूछे ही बोलने लगा, मैं तो वहां नहीं था, सच ही चोरी की दाढ़ी में तिनका। नीचे आ जाइए, उसके बाद आपका क्या यहाँ पे संधि विच्छेद है। क्या है, संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई साहब, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ये संधि विच्छेद है। एकदम छापने वाले मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, छाप के जाइए, पेपर में छाप कर आइएगा। एकदम छापने वाले क्वेश्चन है, एकदम छापने वाले, मतलब समझ रहे हैं भाई साहब। अगर इसको तैयार कर लेना तो इस बात का 100% गारंटी है कि पेपर में आपका अच्छा नंबर आएगा, 100% की गारंटी है। बस आप इसको पहले पढ़िए तो सही, करिए तो सही, उसके बाद देखना, एकदम छापोगे आप लोग, उसके बाद देखना आप लोग एकदम छापोगे। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विधन आलय, विधन आलय, विद्याधन आलय, विद्याधन लय, विद्याधन आलय। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो विद्याधन आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। नायका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नय धन अक हो जाएगा। नायका का क्या हो जाएगा, नय धन अक हो जाएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव हो जाएगा। महोत्सव का क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव हो जाएगा। उसके बाद आपको विभक्ति और वचन पहुंचाना रहेगा। आत्मनि में वचन और विभक्त है। आत्मनि में कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है, तो जो आपका आत्मनि है यहाँ पे, वहां पे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जगत में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। जगत में कौन सी विभक्ति है, देखिए यहाँ पे जगत में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उसके बाद आपको शब्द युग्मों का सही चयन अर्थ करके लिखना है। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा मतलब क्या होता है, तुलना होता है। क्या होता है, तुलना होता है। उपेक्षा मतलब क्या होता है, अवहेलना होता है। अवहेलना होता है। तो तुलना और अवहेलना, तुलना और अवहेलना। उसके बाद यहाँ पे है अनल और अनिल, अनल और अनिल। अनल मतलब होता है अग्नि, क्या होता है आपका, अग्नि होता है। अनिल मतलब क्या होती है आपकी, वायु होती है। क्या होती है, वायु होती है। छाप लीजिए,
उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। कनक, कर और अंबर। कनक, कर और अंबर। कनक, कर और अंबर का यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको अर्थ लिखना है। कनक मतलब क्या होता है, धतूरा और सोना होता है। कनक मतलब क्या होता है, धतूरा और सोना होता है। कर मतलब क्या होता है, टैक्स और किरण होती है। अंबर मतलब क्या होता है, आकाश और वस्त्र होता है। फिर यहाँ पे आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसकी इच्छा बहुत ऊंची हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। फिर यहाँ पे है किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखेंगे, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं। सेकंड वाला है परमात्मा के अनेक नाम है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, परमात्मा के अनेक नाम है। थर्ड वाला है एक फूल की माला लाओ, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, फूल की एक माला लाओ। फूल की एक माला लाओ। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। उसके बाद आपका 13 आएगा रस छंद अलंकार। जी हाँ, रस छंद अलंकार एकदम 6 नंबर का आएगा ना। मैं सारा का सारा रस, सारा का सारा छंद, सारा का सारा अलंकार बता दूंगा जो कि पेपर में पूछा गया है। उसी को हम लोग ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लेना यार, एकदम छाप देना है इस बार पेपर में जाके, एकदम टेंशन से यार पढ़ाई करिए, एकदम छापना है जाके, एकदम बैठिएगा और छापना शुरू करिएगा। बैठिएगा और पेपर में छापना शुरू करिएगा, ना इससे बाहर आएगा ना कहीं से आएगा। सारे के सारे प्रश्न यहीं से आने वाले, इसलिए आप आराम से जाके बैठ के छापिएगा। क्या करना है, बैठ के एकदम छापना है, फोड़ देना है, तोड़ देना है, कुछ भी करना है, मतलब आपको करके आना है। बस छूटना नहीं चाहिए, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। पेपर में कुछ भी हो जाए भाई साहब, हम लोग दिन रात पढ़ेंगे, एकदम मेहनत करके 2 बजे तक पढ़ेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। वीर रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग वीर रस को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, वीर रस को देख रहे हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति होती है, वहां वीर रस होता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के सहयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस की दशा को क्या करता है, प्राप्त करता है। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, वीर तुम बढ़े चलो, धीम तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। उसके बाद श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है, किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में अस्थायी भाव रति के जायत होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, लाडलो, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। एकदम छापने वाला क्वेश्चन है, छाप डालिए, एकदम छापने वाला क्वेश्चन है, एकदम छापने वाला क्वेश्चन, एकदम छाप लीजिए। बाहर से आने वाला एक भी प्रश्न नहीं है, यहाँ से बाहर आने वाला एक भी प्रश्न नहीं है। और ऐसा प्रश्न मैं बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड में आएगा, ऐसे मैं प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड में आएगा। ऐसे प्रश्न को पढ़ने से कोई मतलब नहीं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही नहीं, कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो आप केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जो कि आपके बोर्ड में आए, जो कि आपके बोर्ड में आए, केवल आप उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है ना। और ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे ही ना जाए, कोई मतलब ही नहीं है। उदाहरण क्या हो जाएगा, कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित चौपाई पीट दिए निर्धक लखय ईक टक दिठ लगाई। उसके बाद आपका क्या है, देखिए ये तो आपका रस हो गया, ये क्या हो गया आपका भाई साहब, आपका रस हो गया। रस होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, अलंकार आएगा, क्या आएगा, अलंकार। तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं और वहां पर स्वर समान हो अथवा असमान हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया, रट डालिए, तर नित नुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये क्या है, यह एक अनुप्रास अलंकार है। फिर आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताया जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मनु मानो, जानु जानो, जनहु मनहु आदि उत्प्रेक्षा के क्या है, वाचक शब्द है, ठीक है ना। उदाहरण क्या हो जाएगा, सोहत ओढ़ पितपट श्याम सलो निगात मनहु नीलमणि शैल पर आतप परव प्रभात। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है।
उसके बाद आपका चौपाई और दोहा आएगा, चौपाई और दोहा आएगा। तो यहाँ पर हम चौपाई को भी बताएंगे और दोहा को भी बताएंगे, लेकिन इसमें एक चीज आपको काम करना रहेगा, यहाँ पे ISI रहेगा। जो एक है इसको आई समझिएगा, और जो यहाँ पे 5 है उसको यस समझिएगा। एक लघु, ये दीर्घ है, और ये क्या है आपका लघु है। तो इसको थोड़ा आप खुद से रट लेंगे तो याद हो जाएगा, वैसे मैं पढ़ा दे रहा हूं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से क्या रहती मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है, और चरण के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए क्या करेंगे देखिएगा। उदाहरण के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर, रामदूत अतुल बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नाम। देखिए यहाँ पे धामा, यहाँ पे नामा, तो यहाँ पे लास्ट में देखिए बलधामा आ रहा है और यहाँ पर भी सुतनामा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है समान है। और यहाँ पर भी देखिए गुण सागर लोक उजागर, तो यहाँ पे देखिए ग और यहाँ पे ग र दोनों आ रहे हैं, तो यही है, ठीक है ना। अथवा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोहा हो जाएगा। दोहा क्या है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। काव्य में जिस छंद के प्रथम तृतीय विषम चरण में 13-13 एवं द्वितीय चतुर्थ सम चरणों में 11-11 मात्राएं आती हैं, अंत में लघु गुरु होता है, वह दोहा छंद होता है। वो क्या होता है आपका दोहा छंद होता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सी रघुनंद चंदु, ज्ञान सभा जनु तनु, धरे भगत सचिदानंदु। उसके बाद आ जाएगा आपका पत्र लेखन। जी हाँ, निवेदन। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अपने उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपके गांव में जहां तहां ढेर लगे हुए हैं कूड़े कचरों की सफाई के लिए संबंधित व्यक्ति को आदेशित करने का एक निवेदन पत्र लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे सेवा में। फिर श्रीमान उप जिलाधिकारी नगर पालिका वाराणसी। विषय किसके रूप में लिख रहे हैं, विषय हम लोग लिख रहे हैं आशापुर मोहल्ले की गंदगी के निस्तारण के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, आपसे सविनय निवेदन है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आशापुर मोहल्लों में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस बस्ती को बसे हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पर पिछड़े हुए ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जगह से टूटी फूटी हुई हैं। वहां वर्षा के समय जल भराव के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त जहां तहां ढेरों कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। इन सब कारणों से आशापुर मोहल्लों में दुर्गंध एवं मच्छरों का साम्राज्य स्थापित है। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि कृपया इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें, अन्यथा ये कारण भविष्य में तरह तरह के रोगों एवं महामारी का रूप धारण कर सकती है। दिनांक आप डाल देंगे भवदीय और आशापुर, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे डाल देंगे भवदीय XYZ आपको नाम नहीं डालना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आशापुर वाराणसी मेंशन कर देंगे। उसके बाद में एक यहाँ पर है आपका निबंध भाई साहब 9 अंक पक्का कर लीजिए। मैं आपसे बोल रहा था ना, निबंध आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और इस वीडियो में मैंने पूरा निबंध ही करवा दिया है। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो बोर्ड के द्वारा निबंध पूछा गया था, शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग, बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, वर्षा ऋतु, छात्र और अनुशासन विज्ञान। तो यहाँ पे मैं जो लिया हूं आपका निबंध है वो है शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या पर मैंने निबंध यहाँ पे लिया है। सबसे पहले आपको क्या डालना है, प्रस्तावना डालना है और इसमें लिखना है शिक्षित युवा वर्ग की बेरोजगारी की समस्या नितांत शोचनीय विषय है। जब तक एक युवा शिक्षित होकर निकलता है तो उसके सामने जीविकोपार्जन की समस्या एक विकराल समस्या के रूप में सामने खड़ा हो जाता है। वर्तमान विज्ञान के युग में मशीनों और कंप्यूटर का साम्राज्य स्थापित हो चुका है, जिसके कारण नौकरियों का स्थान मशीन एवं कंप्यूटर ले लिया है। जहां एक मशीन कंप्यूटर सैकड़ों युवा वर्ग को रोजगार से निकल रहा है और सैकड़ों युवाओं का कार्य वह स्वयं अकेले ही निपटा देता है, उसी प्रकार हर क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है। हजारों युवा रोजगार का कार्य वह स्वयं अकेले एक ऑपरेटर के माध्यम से
करने की क्षमता रखता है। अतः यह एक गंभीर चिंतनीय विषय है। बेरोजगारी के कारण हमारे देश में, बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। बेरोजगारी के कारण यहाँ पे हेडिंग डालना है। बेरोजगारी के कारण यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बेरोजगारी के कारण क्या डालेंगे हेडिंग, और आप लिखेंगे हमारे देश में बेरोजगारी के कारण अनेक हैं। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि भी सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण है। आप लिख सकते हैं बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। जैसे पहले जनसंख्या थी आपका 10 लाख, 125 करोड़ है, तो कहीं ना कहीं जब भाई साहब एक नौकरी पे अगर 20 लोग उस पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी तो होगी ना। फिर वहां पे क्या है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, इसको आप अंदर क्यों लिखिएगा, मैं ऊपर ऊपर व्यू दे रहा हूं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, इसका मतलब यह है कि पढ़ाई अच्छे से दिया ही नहीं जा रहा है, बच्चे को स्किल मालूम ही नहीं है कि भाई साहब उसको कंप्यूटर में भी जाना चाहिए, IIT में भी जाना चाहिए, मेडिकल होता है, बस उसको चीज़ों को मतलब कि दिया ही नहीं जाता, सिखाया ही नहीं जाता। जब चीज़ों को सीखेगा ही नहीं तो बंदा क्या करेगा। तो शिक्षा में भी सुधार करना चाहिए। उसके बाद कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीति के कारण देश में कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो गया। फलस्वरूप अनेक कारीगर बेकार हो गए। जब से कुटीर उद्योग आया तब से और दिक्कत हो गई। फिर औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक विकास के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए गए, किंतु समुचित रूप से देश का औद्योगिकरण नहीं किया जा सकता है। अतः बेकार व्यक्तियों के लिए रोजगार नहीं जुटा सके हैं। उसके बाद कृषि का पिछड़ापन, अब कृषि भी रहती तब भी कुछ बच्चे अपना खेती बाड़ी करके अपना काम चला लेते। कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, जब भाई साहब आप कुशल रहेंगे, आपको आता रहेगा हिंदी उंदी, तभी तो आप जाएंगे किसी कंपनी में जॉब के लिए। अब आपको आता ही नहीं तो इसमें क्या लिखेंगे, हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है। अतः उद्योग के सफल संचालन के लिए विदेशों से प्रशिक्षित कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं और इस कारण से देश के कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के बेकार हो जाने की समस्या हो जाती है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि बेरोजगारी दूर करने क्या क्या उपाय हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण उपाय हैं, ठीक है ना। अपना पॉइंट करके लिख सकते हैं कि भाई साहब कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, शिक्षा प्रणाली को परिवर्तन किया जाना चाहिए, औद्योगिकरण मतलब उद्योग लगाना चाहिए, सहकारी खेती कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सब है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लास्ट में उपसंहार, आप उपसंहार में क्या लिखेंगे, अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षित युवा वर्ग में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। सरकार को इस मामले में अति गंभीर होकर विचार करना चाहिए और इस पर अति संवेदनशील होकर जमीनी स्तर पर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। यहाँ पर मैंने पूरा फुल पेपर सोल्यूशन करवाया है, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। अगर इस पेपर को पढ़ के जाते हैं ना तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया गया यार। चैनल को यार सब्सक्राइब अब तो करिए, इतनी मेहनत जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करेंगे, मुझे पता है यार। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, दबा के सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो सबसे ज्यादा शेयर होने चाहिए यूट्यूब पे और लाखों व्यूज गेन होना चाहिए, लाखों बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचना चाहिए और आप पहुंचाएंगे। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे डाल दूंगा, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जुड़े रहिए SKM स्टडी के साथ, लगातार क्लासेस हम लोग दे रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।